हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आर्मी पॉइंट पे। मेरा नाम आनंद है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक भूगोल का चैप्टर 4 जिसका नाम है मानचित्र। दोस्तों, आपने मानचित्र के बारे में पहले भी सुना होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। मतलब अगर किसी भी जगह के बारे में छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे, किसका घर कहाँ पे है, या फिर नदी कहाँ पे है, फिर शहर कहाँ पे है, तो हमें ये सब कौन प्रोवाइड कराता है? हमें मानचित्र से पता चलता है इसके बारे में। और उसमें वो किस दिशा में है इसको पता करने के लिए वहाँ पर कुछ निशान दिए गए होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये दिशा सूचक यानी जो कंपास होता है वो दिखाया गया है। उसके बारे में भी हम इसके अंदर जानेंगे और उसके कितने तत्व होते हैं, ठीक है, कितने घटक होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आप ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी का केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों, गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। देखो दोस्तों, पहले भी हमने जब ग्लोब के बारे में पढ़ा था तो उसके अंदर ये पढ़ा था कि जो ग्लोब होता है वो उस पर बड़ी बड़ी चीज़ों को दर्शाया जाता है, जैसे महाद्वीप, महासागर, बड़े बड़े देश। लेकिन जब हम किसी छोटी छोटी चीज़ जैसे अपने राज्य के बारे में, शहर के बारे में, ज़िले के बारे में पता करना चाहते हैं तो कैसे पता चलेगा? ये सब हमें मानचित्र ही बताता है, ठीक है। तो मानचित्र होता क्या है, इसकी परिभाषा देख लो। आपको ये याद रखना है और नोट करके रखना है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मतलब ये कह रहा है, या मानचित्र क्या होता है कि ये तो देखो पृथ्वी या पृथ्वी किसी एक छोटे भाग का पैमाने, मतलब पैमाना होता है कि हम नाप लेते हैं कि पृथ्वी जो, मतलब कि जिस जगह का हम चित्र बना रहे हैं वहाँ पर दूरी कितनी है और उस पेपर पे कितनी दूरी रहेगी। मतलब उसके माध्यम से, एक नाप के माध्यम से हम जब उस रेखा चित्र को एक सतह पर यानी कि कागज़ पे खींचते हैं तो उसी क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। तो हम पूरी तरह से तो नहीं बना पाते, लेकिन बहुत काफ़ी हद तक हम उस दृश्य को, उस जगह को एक रेखा चित्र के माध्यम से एक कागज़ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को, कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ मानचित्र होते हैं वो बहुत छोटी, मतलब कि छोटे होते हैं, कम देखो जानकारी देते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ज़्यादा जानकारी देते हैं, ठीक है। अब जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बन जाता है। देखो एटलस किसे कहते हैं, ये पेपर में भी पूछ सकता है और आपको अपनी नॉलेज के लिए याद भी रखना है कि एटलस होता क्या है। जब इस तरह के छोटे छोटे मानचित्र बहुत सारे एक साथ रख दिए जाते हैं, मतलब कि मान लो एक किताब बना दी हमने, एक मानचित्र, बहुत सारे मानचित्रों की तरह तरह की, तो उस किताब को क्या कहेंगे, एटलस कहेंगे, ठीक है। मतलब एक किताब में जब बहुत सारे मानचित्र हो तो उस किताब को किताब ना करके एटलस कहेंगे, ठीक है। एटलस विभिन्न प्रकारों और अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित हैं, ठीक है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ का नीचे वर्णन किया गया है। देखो मानचित्र भी जो होते हैं ग्लोब से, हमें पहले हमने पढ़ा है कि इससे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं, मतलब जानकारी देते हैं, ठीक है। तो इसके कितने प्रकार होते हैं अब वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या दिखा रखा है यहाँ पर, भौतिक मानचित्र। देखो एक होता है भौतिक और एक होता है मानवीय। मानवीय के मतलब हम जिसमें अंदर मानव के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर भौतिक दिया है तो भौतिक जैसे ही नाम शब्द आता है ना, तो यहाँ पर पहला भा अक्षर आता है और भा का मतलब क्या होता है, भूगोल, और भू का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। तो मतलब इसके अंदर तुम इस मानचित्र में ऐसी चीज़ें देखोगे जो पृथ्वी के बारे में बताई रखी होंगी, जो पृथ्वी में जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में, उसकी जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, ये चीज़ें दर्शाई होंगी, उसे भौतिक मानचित्र कहेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदानों, नदियों,
महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले चित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। आपको बस भौतिक याद रखना है। उच्चावच का मतलब होता है जो नीचे ऊंचे हो, तो पहाड़ पर्वत नीचे ऊंचे होते हैं, जैसे पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं, मैदान बहुत छोटे होते हैं, नदियाँ मतलब कि सतह पर होती हैं बिल्कुल, तो इस तरह से उच्चावच होता है, इसलिए उच्चावच भी कह सकते हैं इस मानचित्र को। ठीक है, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। राजनीति से जैसे याद आता है तो हाँ, हमें अपने देश के बारे में याद आता है, ठीक है, अपने राज्य गाँव के बारे में, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि राजनीतिक मानचित्र में क्या क्या दर्शाया जाता होगा। तो राजनीतिक मानचित्र में क्या क्या होता है कि राज्यों, नगरों, शहरों, गाँव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो राजनीतिक मानचित्र होता है उसके अंदर क्या क्या दर्शाया जाता है, ज़्यादातर देशों, शहरों, नगरों, राज्यों और वो कहाँ से उनकी सीमा शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, ये सब दर्शाया जाता है। ठीक है, अब थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, देखो थीमेटिक मानचित्र इस तरह से बना है, थीम से, थीम शब्द से बना है। अब देखो थीम का मतलब क्या होता है कि मतलब एक विशेष चीज़ को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसे थीमेटिक कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर सिर्फ सड़कें दिखाई गई हैं एक मानचित्र में कि ये सड़क यहाँ से यहाँ जा रही है, कौन सी सड़क बड़ी है, कौन सी छोटी है, ठीक है, और या फिर वर्षा के बारे में बताया गया है कि इस क्षेत्र में इतने सेंटीमीटर वर्षा होती है या फिर यहाँ कम वर्षा होती है, तो इस तरह के जो मानचित्र होते हैं उनको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो इसको एक बार पढ़ लें। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र, ठीक है, तो ये मानचित्र खत्म हो गया। अब इसके घटक देखो यहाँ पर दे रखे हैं, इसके 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो मानचित्र का जो पहला घटक होता है वो होता है दूरी। तो आइए हम देखते हैं दूरी कैसे नापते हैं। मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, मान लो अगर एक जगह का मानचित्र बनाना है तो हम उसकी दूरी जो होगी उसको पैमाने पर बड़ी सावधानी से खींचेंगे ताकि वो दूरी उतनी ही दिखे हमारे मानचित्र पर जितनी की है। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। देखो ये क्या से किया जाता है, ये पैमाने की सहायता से किया जाता है। आप देखते हैं पैमाना कहते किसे हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं क्योंकि पैमाना क्या होता है, किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पैमाना क्या होता है, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, तो ये अनुपात कैसे बनाया जाता है, देखो ये किस तरह से समझा जाता है, ये इसको उदाहरण की सहायता से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है। आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से व्यक्त किया गया है। देखो अगर मान लो आप अपने विद्यालय जाते हो गाड़ी या किसी भी चीज़ से, तो आप मान लीजिए वो 10 किलोमीटर दूर है, आपको उसका मानचित्र बनाना है। ठीक है, उसको मानचित्र पर उसको दर्शाना है, आपने उसको 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से दर्शाया। इसका मतलब क्या हुआ कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो यानी कि आपकी जो वास्तव में जो स्थल 5 किलोमीटर का है उसको हमने सिर्फ 1 सेंटीमीटर से दर्शाया है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो मानचित्र होते हैं वो भी हमारे पैमाने के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं छोटे पैमाने वाले मानचित्र और एक होते हैं बड़े पैमाने वाले मानचित्र। तो हम पहले देखते हैं छोटे पैमाने वाले मानचित्र किसे कहते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्षेत्रफलों को दिखाना है तो उनको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पैमाना मतलब कि जो मानचित्र होगा उसको छोटा लेंगे। ठीक है, तो उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें देखो 500 किलोमीटर दे रखा है और उसको दर्शाने के लिए हमने बहुत छोटा पैमाना लिया 5 सेंटीमीटर, इसीलिए इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बड़े पैमाने वाला मानचित्र क्या होता है, कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गाँव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला
मानचित्र कहते हैं। देखो पिछली बार क्या दे रखा था कि छोटे पैमाने वाले मानचित्र में 500 किलोमीटर दे रखा था। ये काफ़ी बड़ी जगह थी, ठीक है। अब यहाँ पर 500 मीटर दे रखा है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 500 मीटर तो 1 किलोमीटर भी नहीं है, ये बहुत छोटी है। और इसको हमने जबकि इतनी बड़े 5 सेंटीमीटर दर्शाया, इसीलिए इसको बड़े पैमाने वाला कहते हैं, ठीक है। तो इस वाले छोटे पैमाने वाले में क्या था कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो रहा था, करीब 100 किलोमीटर हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, सिर्फ 100 मीटर ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि काफ़ी बड़ा पैमाना ले रहे हैं हम इसको, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा ही हो जाएगा इसके लिए, इसीलिए इसको बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़ मत होना कि हम छोटे पैमाने वाले में क्या करते हैं, छोटे पैमाने वाले में हम बड़े बड़े देखो क्षेत्रफलों को दर्शाते हैं, जबकि बड़े पैमाने वाले में हम बड़े कुछ आपके जैसे गाँव हो गए, शहर हो गए, उनको दर्शाते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लें छोटे चीज़ों को मानचित्र पर दर्शाएंगे तो उसकी ज़्यादा डिटेल में हम उसको दर्शा सकते हैं ना। जैसे आपके गांव के बारे में बात करते हैं, गांव को अगर हम दर्शाएंगे उसका अगर हम मानचित्र बनाएंगे तो वहाँ पर गली शहर जो आपकी गली होगी, कोई सी भी बहुत सारी छोटी छोटी गलियाँ होंगी और देखो घर होंगे, उनको आसानी से हम दर्शा सकते हैं ना। तो ज़्यादा जानकारी प्रदान करेगा ना। तो पेपर में पूछा भी जाता है कि छोटे पैमाने वाला या बड़े पैमाने वाला कौन सा मानचित्र ज़्यादा जानकारी प्रदान करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं दिशा के बारे में, इसका जो दूसरा घटक होता है मानचित्र का, ठीक है। पहला घटक हमारा क्या था, दूरी, ठीक है। अब हम दिशा के बारे में पढ़ते हैं। तो दिशा में क्या क्या आता है, देखो अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान होता है। जैसे दाहिने तरफ ये हो गया तो इधर इस तरह से एक तीर का निशान होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये यहाँ पर ऊ लिखा हुआ है, ठीक है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दर्शाया गया है। वे प्रधान दिगुबिंदु कहे जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक मानचित्र जब भी आप लोगे तो उसमें एक तीर का निशान जरूर होगा इस तरह से, और वहाँ पर ऊ लिखा होगा ऊपर, ठीक है। तो ये ऊ का मतलब उत्तर होता है, मतलब इस तरफ जिस तरफ तीर दिखा रहा है उस तरफ उत्तर है, और तीर के नीचे क्या होगा, दक्षिण, और तीर के दाएं तरफ क्या होगा, पूर्व, और बाएं तरफ क्या होगा, पश्चिम, ठीक है। इस तरह से अगर हमें उत्तर के बारे में पता है तो हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। और यही चारों दिशाएं जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन्हीं को क्या कहते हैं, प्रधान दिगुबिंदु कहते हैं। ये मेन दिशाएं कही जाती हैं, ठीक है। तो बीच की 4 दिशाएं भी होती हैं, और भी जैसे यहाँ पर आप देख रखे 4 दिशाएं और हैं, टोटल 8 दिशाएं होगी। तो उत्तर पूर्व जैसे ये रहा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व ये रहा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम ये रहा दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम और ये रहा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम पूछें कि प्रधान दिगबिंदु कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लेकिन वह दिशाएं जिनसे हम किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाते हैं वो कौन कौन सी होती हैं, 4 और होती हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ठीक है। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकान से विद्यालय की दिशा। देखो आपको यहाँ पर चित्र दिया गया है, यहाँ पर कुछ सामुदायिक केंद्र की दूरी, ये विकास का घर है, यहाँ से सामुदायिक केंद्र की दूरी देखो किस दिशा में है, तो ये उत्तर दिशा में है। इस तरह से आप पता कर सकते हो। ये आप होमवर्क के तौर पर घर पे कर सकते हो आसानी से, ठीक है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। अब दिक्सूचक क्या होता है, दिक का मतलब होता है दिशा, सूचक मतलब बताने वाला। तो दिशा जो बताता है, जिससे पता चलती है, उसे क्या कहते हैं, दिक्सूचक कहते हैं। और हमें दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं, ठीक है। कंपास हो सकता है इस तरह से होता है कंपास, ये रहा, शुरू में भी दिखा रखा था। इसके अंदर इस तरह से सुई होती है, जो एक रेड कलर की होती है, ये आगे वाली, और एक ऐसी होती है कोई भी दूसरे कलर की। तो हमेशा जो रेड कलर की होती है वो हमेशा उत्तर दिशा को दिखाती है, और जो दक्षिण दिशा को दूसरी वाली सुई दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी उत्तर दिशा है, कौन सी दक्षिण दिशा है, ठीक है। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, ठीक है।
अब देखो इसका दूसरा घटक तीसरा जो घटक होता है मानचित्र का वो होता है प्रतीक। ठीक है, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। अब देखो मान लो तुम्हारे गांव में क्या है कि भाई बहुत सारे देखो घर हैं, रेल की पटरियाँ हैं। अब इतने बड़े बड़े घर को तुम बनाओगे क्या उस मानचित्र में? नहीं बना पाओगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वे निश्चित आकारों, छायाओं या रंगों, चित्रों या रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी रेल की पटरियों को क्या आप लंबा लंबा करके बनाओगे तो बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी मानचित्र में। तो हम क्या करते हैं, कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि मानचित्र में सरलता से दिखाया जा सके उनको। ठीक है, ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। खींचा जा सकता है मतलब कि मानचित्र को आसानी से बनाया जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं, मान लो आप कहीं जाते हो किसी दूसरे शहर में और वहाँ पर या गांव में जाते हो तो उस यहाँ की तुम्हें भाषा नहीं आती, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हो कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, कहाँ से जाऊँ। वहाँ पर अगर ये मानचित्र लगा हुआ है तो आप उसके बारे में किसी से पूछोगे नहीं, आप सीधा देख लोगे कि ये मानचित्र यहाँ पर घर कहाँ पर हैं, रेलगाड़ी पटरियाँ कहाँ पे हैं, सड़क कहाँ पे हैं, आसानी से जा सकते हो। ठीक है, तो इन चिन्हों की सहायता से जा सकते हो आप। इन चिन्हों के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। विश्वव्यापी मतलब कि अगर मान लो मानचित्र में कुछ चिन्ह दिया गया है तो बाकी देशों में भी उसी तरह का चिन्ह उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, जिसे आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ठीक है, मतलब सभी ने ये सहमति की है कि ये चिन्ह हम उपयोग करेंगे और यही आप भी उपयोग करना, ताकि आप हमारे शहर में आओ या हम आपके शहर में जाएं तो यही इस तरह का मानचित्र देखने को मिले, ताकि कहीं कोई कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ठीक है, ये कौन से प्रतीक कहे जाते हैं? रूढ़ प्रतीक। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है नीले रंग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जलाशयों के लिए। भूरा रंग पर्वत के लिए, पीला रंग पठार के लिए, हरा रंग मैदान दर्शाने के लिए किया जाता है। देखो ये प्रतीक आपको दिखा देते हैं थोड़े बहुत। देखो ये रहे, यहाँ पर देखो रेलवे लाइन के बारे में बताया गया किस किस तरह की होती है। एक होती है बड़ी रेलवे लाइन, तो देखो बड़ी रेलवे लाइन के लिए ये वाला चिन्ह इस्तेमाल करा गया है। फिर मीटर रेलवे लाइन, इसकी मध्य जो होती है ये वाली। फिर रेलवे स्टेशन दिखाया गया है, तो रेलवे स्टेशन में देखो RS भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब देखो नीले रंग का इस्तेमाल किस लिए किया गया है? यहाँ पर नदी को दिखाने के लिए। फिर कुआँ देखो गोल गोल बना दिया गया है। फिर तालाब बना दिया गया है नीले रंग से। और देखो पेड़ को किस तरह से बनाया गया है? हरे रंग से बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर घास को भी देखो हरे रंग से बनाया गया है। तो कुछ खास रंगों का इस्तेमाल भी कुछ खास प्रतीकों के लिए किया जाता है। ठीक है, इस तरह के प्रतीक जो होते हैं वो आपको आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे। आपको यहाँ पर पूरी नदी बनाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर देखो बस्ती बनी हुई है तो आपको यहाँ पर एक एक घर बनाने की जरूरत नहीं है। बस कुछ आपको लाइनें खींचनी है और कुछ चिन्ह बनाने हैं, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सी जगह है। ठीक है, अब देखो देखते हैं हम कि रेखा चित्र क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि रेखा चित्र, अगर हम इसको तोड़ते हैं शब्द को तो रेखा प्लस चित्र, मतलब ऐसा चित्र जो रेखा के माध्यम से बनाया गया हो। तो रेखा चित्र एक आरेखन होता है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। जैसे मान लो आप कहीं गए किसी मतलब कि अच्छी सी जगह हुए, अब आपने घर पे आके अपने दोस्त को बताया, अपने भाई को बताया, तो उसने बोला कि मुझे वहाँ जाना है, तो आपको टाइम नहीं जाने का, तो आप क्या करोगे? कैसे बताओगे उसको? तो आप उसको कुछ रास्ता बता दो कि आप यहाँ से जाना, वहाँ से जाना, इस गली को पकड़ना, तो आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। तो उसने बोला नहीं मुझे समझ नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो? एक प्लेन पेपर पे उसको कुछ सड़क बता सकते हो, मतलब कुछ लाइनें खींच के आपको बता सकते हो कि इस लाइन से जाना है, यहाँ से इधर मुड़ना। तो ये जो आप जितना याद था आपने उसको जितना लिख के बताया एक चित्र के माध्यम से, एक मैप के माध्यम से, वो क्या हो गया? रेखा चित्र हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको ये रेखा चित्र समझ में आया होगा। ठीक है, तो कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं। ठीक है, आप मित्र के घर जाना चाहते हैं, मतलब दोस्त के घर, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है। कच्चा आरेखन मतलब उसको ऐसे ही बिना मैप के, बिना माप के बना सकता है उसको आसानी से एक कागज़ पे। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है। इसे
रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। तो रेखाचित्र मानचित्र किस तरह से अलग है कि मानचित्र जो होता है हमेशा पैमाने का इस्तेमाल कर दिया जाता है उसमें, लेकिन रेखाचित्र में पैमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये याददाश्त पे आधारित होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। तो देखो खाका क्या होता है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। ठीक है, खाका किसे कहते हैं कि एक छोटा क्षेत्र है उसको बड़े पैमाने पर खींचना, मतलब कि उस छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, बहुत ज़्यादा उसकी दूरी मतलब कि जितनी है उसको उतना ही करीब करीब दिखाना, थोड़ा बहुत कम करके। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, खाका। तो एक बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जैसे खाका कहते हैं। देखो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है उससे हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त कर चलती है। जैसे मान लो अगर हमने अपने शहर का मानचित्र बनाया तो बड़े पैमाने पे बनाएंगे, तो वहाँ पर हम मतलब किसका गांव कहाँ पे है, कौन सी सड़क किधर जा रही है, आसानी से पता कर सकते हैं कहाँ पे हमारा स्कूल है। लेकिन अगर हमें किसी स्कूल के बारे में चलो करें बात, तो स्कूल का मैदान कितना बड़ा है, उसकी नाप कितनी है, या फिर हमारा जो स्कूल का कमरा है वो कितना बड़ा है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो हमें एक खाके की ज़रूरत पड़ती है। उसमें क्या करते हैं, सिर्फ एक स्कूल का ही हम मानचित्र बनाते हैं और उसकी जो जितनी लंबाई चौड़ाई जितनी भी है, हर एक कमरे की नाप होती है, एक तरह से उसका नक्शा, जो हम कहते हैं ना कि हमारे घर का नक्शा ये है, तो उसी को खाका कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम खाके का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर भी आप घर पे कर सकते हो आसानी से। देखो यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो आपको पता है दूरी, दिशा और प्रतीक होते हैं। प्रधान द्विगु बिंदु किसे कहते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अभी। मानचित्र के पैमाने से क्या आप समझते हैं, पैमाने देखो वहाँ पर ऊपर परिभाषा दी गई है कि जिसके लिए मतलब कि स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दी गई वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, पैमाना। ठीक है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोब हमें इतनी जानकारी नहीं देता, उसमें बड़ी बड़ी चीज़ों को दिखाया जाता है, और जबकि मानचित्र पे हम छोटी छोटी चीज़ों को भी दिखा सकते हैं आसानी से। मानचित्र और खाके के बीच अंतर क्या है कि मानचित्र जो होता है हमेशा उस पर मतलब कि हम कुछ चीज़ों को नहीं दर्शा सकते, जैसे हम कमरे की लंबाई चौड़ाई इस सब को, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी देता है। देखो ऊपर भी हमने पढ़ा था कि जो बड़े पैमाने का मानचित्र होता है उससे ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, प्रतीक किस प्रकार मानचित्र के अध्ययन में सहायक करते हैं। देखो प्रतीक अभी हमने पढ़ा था ना, इसके 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। प्रतीक मतलब जैसे हमने नदी के लिए किस तरह से प्रतीक बनाया था, इस तरह से नदी जा रही थी इस तरह से, उसमें नीला नीला रंग भर दिया था। ठीक है, कुआं कैसा गोल बना दिया था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी नदी है तो उसको मानचित्र पे तो बना नहीं सकते नदी को, तो ऐसे बनाएंगे तो भर जाएगा। तो ये इसी तरह से सहायता प्रदान करते हैं कि आसानी से हम मानचित्र को खींच सकते हैं प्रतीकों की सहायता से। ठीक है, अब देखो सही गलत इसमें दे रखा है, राइट करना है इसके अंदर सही कौन सा है इसमें चारों में से। तो वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र किसे कहते हैं। देखो मानचित्र के हमने 3 प्रकार पढ़ते हैं, भौतिक, थीमेटिक और राजनीतिक। तो भौतिक जिसके अंदर हमें नदी पर्वत ये सब दिखाए जाते हैं। थीमेटिक जो किसी एक विशेष चीज़ को दर्शाता है, जैसे वर्षा कहाँ पे कितनी होती है, कहाँ पे कम होती है, कहाँ पे ज़्यादा होती है, इस तरह की सिर्फ वर्षा के बारे में अगर मानचित्र है तो उसे थीमेटिक की श्रेणी में लाएंगे। लेकिन अगर हम जैसे वृक्षों के वितरण को दिखा रहा है तो वृक्ष क्या है, वन के अंदर आ जाएंगे ना, मतलब कहाँ पे वृक्ष ज़्यादा हैं कहाँ पे कम है। ठीक है, तो ये थीमेटिक में ही तो आएगा। ठीक है, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है। तो देखो नीले रंग का इस्तेमाल हमने भी पढ़ा था ना, जलाशय को दिखाने के लिए किया जाता है। दिक्सूचक यानी दिशा सूचक जो होता है यानी कंपास होता है, उसका उपयोग किया जाता है किस लिए, प्रतीक को दिखाने के लिए नहीं, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, बिल्कुल हाँ। ठीक है, फिर आ गया पैमाना आवश्यक है किस लिए, मानचित्र के लिए, बिल्कुल मानचित्र के लिए पैमाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 4 मानचित्र। दोस्तों अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और दोस्तों आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अभी हम वीडियो बनाने की हमने स्टार्टिंग की है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें एंड अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें।